आपने मोहतरम बना डाला, वरना ये दिन भी आम सा दिन था। इस शेर के खालिक जनाब आतिफ तौकीर आज हमारी बज़्म में शामिल हैं, शरीक हैं। आतिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गामन भाई, आपका भी इस खूबसूरत महफिल में मदऊ करने का। अच्छा, आतिफ तौकीर साहब का दो वजह शोहरत है। एक तो इनकी बहुत ही खूबसूरत शायरी, और दूसरी वजह शोहरत जो है इनके वीलॉग्स, इनके कॉलम्स, इनका नुक्ता नज़र सियासत के ऊपर, और ट्वीट्स इनकी जो इनके चाहने वालों के लिए तो बहुत ही प्यारी होती हैं, मगर जो लोग इनसे उतनी मोहब्बत नहीं करते या जो लोग इनको रद्द करते हैं उनको बड़ा तकलीफ देती हैं। तो ये वजह शोहरत है हमारे आतिफ भाई की। इस प्रोग्राम के भी मैं चाहूंगा कि हम दो हिस्से कर दें। एक हिस्से में आतिफ भाई से खुल के बात हम करें, और दूसरे हिस्से में ये पॉसिबल नहीं है कि आतिफ भाई किसी महफिल में हों और आतिफ भाई से जो है उनकी शेर ना सुने जाएं। और यहाँ पे जरूर। मैं बात शुरू करने से पहले ये भी बताता चलूं कि ये जो शुरू का शेर मैंने जो पढ़ा अपनी महफिल का आगाज करते हुए, ये आतिफ भाई का ही शेर है, और ये मैं इनके नाम कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हमारा दिन बना डाला है, हमारी बज़्म क्या का बात दिन बना डाला है। क्या आतिफ बात है भाई, गामन भाई। आतिफ भाई, एक दफा फिर बहुत शुक्रिया आप आए। और जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि इस नशिश को हम दो हिस्सों में करें, और पहली नशिश में हम गपशप करें। तो आपकी ही इजाजत से मैं आपके शेर से जो है ये सिलसिला एक शुरू करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। क्या कहें, अदा कीजिए। जरूर। ऐसी वहशत के सिम तक खो दी, ऐसी वहशत के सिम तक खो दी, इस मुसाफत में घर नहीं आया। क्या बात है आतिफ भाई, क्या बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कैसी वहशत है, और ये क्या आपने सिमत खो दी है, और क्या मंजिल मकसूद थी जो ये आप इस शेर के अंदर जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मंजिल मकसूद तो कामरान भाई ये थी ना कि हम एक ऐसी जमीन चाहते थे जहां पर मसावात हो, जहां बराबरी हो, जहां मजदूर को उसका हक मिले, जहां दहकान की मुशक्कत रायगा ना जाए, जहां इस्तेहसाल ना हो। लेकिन हम जहां पहुंचे वो नौबादियाती निजाम खत्म हुआ हमारी निगाह में। हमें लगा कि हम वो नौबादियाती निजाम पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन हकीकी मानों में नौबादियाती निजाम हमारे साथ ही रहा। वो जो वर्दी में लोग पहले बरतानवी सरकार के लिए काम किया करते थे, वो हमारे ही रंग में, हमारे ही जो जिस तरह कहते हैं ना कि उस गुलामी के तसलसल को उन्होंने जारी रखा। तो इसलिए हम ऐसी ऐसी तो वाकई हमने समझ खो दी। और अब तक आप उसके उसके वो सिलसिले देख रहे हैं कि हम नहीं देखते कि आसपास कहीं के कोई करीब कोई कोई रोशनी है जो वाज़ेह अंदाज में हमें इस गुलामी से बाहर निकाल पाए। तो क्या आगे उम्मीद है आपको कुछ। वक्त लगेगा। मैंने बहुत दिन पहले कामरान भाई एक ट्वीट में लिखा था, एक तकसीम, एक और, या एक खाना जंगी, एक और तकसीम, या फिर 200 साल। तो ये शायद इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हम इस अजाब से निकल पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मौके आए भी, लेकिन उसमें भी हमारे सियासतदान, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो हमेशा समझौता कर लेते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमने आमरीयतों के डंडे खाए हैं, हमारे सहाफी, हमारे वकला, हमारे समाजी कारकुन, खास तौर पर जो हमारे बाएं बाजू के लोग थे, उन्होंने एक अजाब झेला है, मुकदमात झेले हैं, मरे हैं लोग, लापता हुए हैं। लेकिन समाजी तब्दीली के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी उनसुर है वो है पॉलिटिकल, जो पार्टीज हैं वो खड़ी हों ताकत के खिलाफ। लोग इंडिविजुअल, आप मैं, हम तो रेजिस्ट करते ही रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डर जाती हैं, वो सहम जाती हैं, और फिर वो सारे का सारा जो मलबा है वो आम अफराद पर और समाज पर आके गिर जाता है, और खासतौर पर जो सिविल सोसाइटी उसको ढोना पड़ता है वो बोझ। चलें, इसके ऊपर और बात भी करते रहेंगे आतिफ भाई। अभी आपकी हाल में ही एक किताब आपने लॉन्च की है, उसकी तकरीब रुनुमाई आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची
और उसके बाद आप पूरे यूरोप के अंदर भी आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं। आपने बड़ा चुन के नाम रखा, रद। और ये जो रद आपने नाम रखा, तो इसको जो मैं समझ सका हूं वो ये कि ये क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ इशारा नहीं कर रहा। सवाल सवाल एक बात के ऊपर क्वेश्चन करना, क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके बैक ऑफ माइंड है? इसके ऊपर आपका जोर बहुत ज्यादा होता है, क्या मैं सही समझ रहा हूं? देखिए कामरान भाई, बात यह है कि जो दुनिया में जितना भी सच है, सबसे बड़े सच के अंदर भी कहीं ना कहीं झूठ की आमेजिश शुरू होती है। उसी तरह बड़े से बड़े झूठ के अंदर भी सच की आमेजिश शुरू होती है। यानी ना कोई हतमी सच होता है, ना कोई हतमी झूठ होता है। इसलिए जब आपको कोई चीज भी सच समझाकर या हकीकत का रूप पहनाकर आपको बताई जाए, तो उस पर सवाल जरूर करना चाहिए। और उसी तरह जब कोई किसी चीज को यकसर झूठ बनाकर पेश किया जाए, उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि शायद इसमें भी कहीं कोई सच मौजूद हो। इस कायनात में देखें, कुछ चीजें हमें फितरत बता रही है। हमें फरेब के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, हमें झूठ के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, हमें सच के लिए मेहनत करना पड़ती है। हमें फरेब के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, लेकिन हमें बहादुरी के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो कायनात में जो जो मुस्बत कुव्वतें हैं ना, उनके लिए मुश्किलात ज्यादा हैं। लेकिन बड़ा और खूबसूरत वाकया वही है कि जब आप मुश्किल रास्ता चुने, आसान रास्ता ना चुने। झूठ बोलना आसान रास्ता है, आप चुन लेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन अगर आपने मुश्किल रास्ता चुना है, तो मुश्किल रास्ता लुत्फ भी देगा आपको, उसमें चैलेंजेस भी होंगे। और मुझे लगता है कि रद्द वो मुश्किल रास्ता है। आपके सामने कोई भी शय आए, उस पर सवाल रख दें। और सवाल रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो मैंने कई दफा ऐसा देखा कि जो दुरुस्त चीजें हैं, जो 100% दुरुस्त लगती हैं, उन पर भी अगर आप सवाल का बोझ डालना शुरू करें, तो वो भी ऐसे लगता है जैसे वो जो ना वो बिल्कुल ऐसे पत्थर जो भुरभुरे से होते हैं, उन पत्थरों की तरह वो पाउडर में या वो उसमें टूटना शुरू हो जाती जर्रों में। तो इसलिए आपने नाम रद रखा इसका। रद्द, बिल्कुल ऐसे। क्या बात, क्या बात। अच्छा आतिफ भाई, एक और बात बताएं। आपकी ट्वीट्स मैं फॉलो कर रहा होता हूं, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही है कि अभी ये जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, सियासी मामला, उसके बाद आपने ये ट्वीट करना शुरू हुई। 2017 की भी कई ट्वीट्स, एक आध वीलॉग भी आपका जो है वो उसके ऊपर मौजूद है। हर वक्त आपका फोकस रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती। तो ये इसके बारे में बताएं, इतना फोकस आप कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों है? और इसके साथ और भी एक दो तीन जो सवालात हैं वो जुड़े हुए हैं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा आपका तवज्जो मरकूज इस एक लफ्ज के ऊपर क्यों होती है? देखें कामरान भाई, जो भी जमहूरी या जमहूरिया होती है, जमहूरिया कायम ही दस्तूर पर होती है। या बादशाहत होती है, या जमहूरिया होती है, या कोई इश्तराकी रियासत हो, या कोई सुल्तान हो, या कोई सोशलिस्ट रियासत हो, वो किसी ना किसी चीज पर खड़ी होती है। तो उसी तरह जमहूरिया एक कॉन्स्टिट्यूशन पर खड़ी होती है। पाकिस्तान अगर जमहूरिया है, तो इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो अपने उस मुकद्दस जो एक रियासत के लिए एक दस्तावेज होता है, दस्तूर, उसके साथ खड़े हो। और खास तौर पर ऐसे ममालिक जहां एक से ज्यादा अकवाम बसती हों, वहां पर उस दस्तावेज की इज्जत और जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है। पंजाबी, पश्तून, बलोच, महाजिर, सिंधी, वहां कई अकवाम हैं। वहां सराइकी हैं, वहां गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वहां दीगर अकवाम है। उन अकवाम को अगर कोई रास्ता जोड़ सकता है आपस में, वरना किसी पंजाबी का किसी महाजर से या किसी महाजर का किसी पश्तून से कोई ताल्लुक तो नहीं बनता। वो अलग अलग है, उनकी सकाफतें अलग हैं, जुबानें अलग हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वो रस्सी है जो सबको बांधती है। ऐसे में अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की रस्सी को आप तोड़ेंगे, तो जाहिर है आपका शिराजा बिखरना शुरू हो जाएगा। और बदकिस्मती से हमने यही किया है कि हमने ताकत से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ने के लिए एक तो मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर ट्रीट करता है, जिन्स, कौम, मजहब से अलग होके। दूसरी बात यह है कि वो हुकूक और जमानतें, शहरी जमानतें जिनको कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, वो करता है आपकी लिबर्टीज की, सिविल लिबर्टीज की। अगर आप
उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने उन सिविल लिबर्टीज को भी छोड़ दिया है और आपने अब एक कमजोर असास पर आप, और वो धागा टूट गया है जो मुख्तलिफ कौमों को एक साथ जोड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की और उसकी बालादस्ती की, और आपने अपने दलाइल भी जो है इसके बारे में जो है दिए। आतिफ भाई, यहाँ पे मैं दो छोटी छोटी बात करना चाहूंगा इसी से जुड़ी हुई। आपको टर्की के इलेक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं, मैं देखा है, और पहले भी हम देख चुके हैं। टर्की के इलेक्शंस को अगर आप लें, और वो पूरा जमहूरी तरीके से जाता है इलेक्शन के अंदर उर्दोगान, और वो जीतता है, मगर वो जीतने के बाद जो हाल कर रहा है वहां की लेफ्ट का, जो टर्की के अंदर लेफ्ट है, तो उसको आप क्या कहेंगे? अगर आप जमहूरी अंदाज में उर्दोगान को सपोर्ट कर रहे होंगे, और आप अगर उस लेफ्ट वाले लेफ्टिस्ट से बात करें जो टर्की के अंदर है, तो वो तो सर पकड़ लेगा कि आतिफ तौकीर जो है वो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए उर्दोगान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखें कामरान भाई, देखिए, किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, देखिए, सियासी जमात को या सियासी रहनुमाओं को की हिमायत वो हमेशा मशरूत होती है। वो हमारे यहाँ तो होता है ना कि जो नवाज शरीफ का हामी है तो उसके लिए नवाज शरीफ पैगंबर, तो जो इमरान खान का हामी है उसके लिए इमरान खान पैगंबर। सियासी जमात या सियासी रहनुमा या सियासी नजरिए की हिमायत मशरूत होती है, और वो मशरूत इस तरह से कि उस पर आप मुसलसल क्वेश्चनिंग रखते हैं और आप देखते हैं कि जहां जहां झोल है वहां उस पर तनकीद हो। मामला यह है तुर्की में कि अर्दवान ने 2016 में जो फौजी बगावत हुई, और मजे की बात यह है कि तुर्की का जो बायां बाजू था उसने उस फौजी बगावत की नफी की, उसको रद्द किया, उसको कंडेम किया। लेकिन अर्दवान ने उस फौजी बगावत को बुनियाद बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किया, सारे की सारी ताकत एक ओहदे में जमा कर ली। ये जो सदारती निजाम वहां लाया गया, अदलिया, सहाफत, पार्लिमान, ये तमाम बुनियादी इदारे वो सदर के बिल्कुल नीचे रख दिए गए। अब वहां पर कोई अदालत है वो एर्दोआन के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती, कोई सहाफी लिख नहीं सकता, और है क्या कि जिस पर भी आपने, जो शख्स भी आपसे इख्तिलाफ करे उसको कहते हैं जी गोलन तहरीक का ये मेंबर है, उसको वो रास्ते से हटा देते हैं। मामला ये है कि फिर समझ लीजिए, जो तुर्की का नया कॉन्स्टिट्यूशन ये एर्दोआन वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से एक अमेंडमेंट है उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एर्दोआन ने तरमीम की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम एक ओहदे को ताकतवर बनाने की तरमीम है। ये एर्दोआन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब भी कोई जमहूरी शख्स आएगा वो इसे लौटाएगा। तो इसलिए एर्दोआन से कोई भी शख्स जो जमहूरियत पसंद होगा वो एर्दोआन को कभी भी एक जमहूरी रहनुमा नहीं मानेगा। याद रखिए कि एक जमहूरी रहनुमा भी आमिर हो सकता है। आमिर की बुनियादी डेफिनेशन या फाशिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि वो आपसे तनकीद का हक छीन लेती है। एक जमहूरी माशरा वो माशरा होता है, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक ट्वीट की थी कि जमहूरियत में और अक्सरियत पसंदी में फर्क होता है। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म में होता है कि अक्सरियत तय कर ले कि वो जो भी करना चाह रहा है, वो जाहिर है वो जमहूरियत ही की किस्म है, लेकिन उसमें होता यह है, डेमोक्रेसी से वो इसलिए मुख्तलिफ है कि उसमें वो जो अकलियतें हैं या जो मुखालिफ नुक्ता नजर है उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ते। यानी जो शख्स भी मेरे मुखालिफ है मेरी रियासत की मुखालिफ समझा जाएगा। इसलिए इसके अलावा नाज़ियों ने यही किया था जर्मनी में। हिटलर भी एक बज़ाहिर एक जमहूरी रहनुमाई था, लेकिन उसने अपनी तमाम मुखालिफ जमातों को खत्म कर दिया। करप्ट हैं, चोर हैं, फलां हैं, मुल्क गद्दार हैं और मुल्क दुश्मन हैं और फलां से मिले हुए हैं और मुल्क का ख्याल नहीं रखते। और उन्होंने सारी की सारी एक रेफरेंडम के जरिए ताकत अपने पास जमा कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ागर करके उन्होंने जो जर्मनी है एक तरह से उसको पूरे का पूरा अपाज बना दिया, पूरी की प्रोपेगेंडा के जरिए पूरी कौम को तब्दील कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में याद रखिए कि जमहूरी रहनुमा होना और अक्सरियती रहनुमा होना, इसमें फर्क होता है। एर्दोआन अक्सरियती रहनुमा रहे हैं, उनकी वो जो अवामियत पसंद या पॉपुलिस्ट उनकी अप्रोच है उसने उनको वोट दिलवाए हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती से वो आमरियत पसंदाना रविश पर रहे हैं। जो शख्स भी, फिर समझ लीजिए, जो शख्स भी अपने खिलाफ
बात नहीं सुन सकता या इख्तिलाफ की जगह नहीं रख सकता, वो जमहूरी नहीं होता। और जो जमहूरी ना हो तो उस पर कड़ी तनकीद होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जमहूरियत पसंद शख्स का होना जरूरी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आने के। दुरुस्त दुरुस्त और अगर दुरुस्त। जमहूरियत पसंद आदमी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बावजूद उसकी वैलिडिटी वो नहीं रहेगी। जमहूरियत पसंद सर कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट करेगा, वो उसे मजीद जमहूरी बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट करेगा। जो आमरियत पसंद है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट करेगा, उसका बुनियादी नुक्ता मुल्क में जमहूरियत लाना नहीं होगा, उसमें बुनियादी नुक्ता शहरी आजादियां सल्ब करके ताकत को एक ओहदे में या चंद ओहदों में वो जमा करना होगा। ये फर्क है। तुर्की का जो इस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एर्दोआन ने तब्दील किया है, जब भी कोई जमहूरी रहनुमा तुर्की पर सदर बनेगा, वो सबसे पहले इस ताकत को खत्म करके वो वापस ये ताकत पार्लियामान को लौटाएगा। ठीक। आतिफ भाई एक बहुत अच्छा आपका मजे का ट्वीट मुझे याद आ गया। आपने कुछ अरसे पहले ये ट्वीट मेरी नजर से गुजरा आपका कि पाकिस्तान को पहले 75 साल तक अस्करियत पसंदी ने नुकसान पहुंचाया और अब अक्सरियत पसंदी जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। इसको जरा खुल के वजाहत कीजिए। देखिए कामरान भाई, सादा सी बात है। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि 70 साल से इस मुल्क में फौजी जर्नैलों ने कब्जा किया हुआ। पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज इन फौजी जर्नैलों के पास हैं। सही। सच्ची बात यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर हो, मनशियात की स्मगलिंग हो, इंसानी स्मगलिंग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको खोजें और आगे जाके आपको फौज या फौजी कोई उसमें अफसर नजर आए। ये सच्ची बात यही है। जितनी भी पाकिस्तान में से आप ये देखें कि जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पर किस अंदाज की स्मगलिंग हो रही है, कैसे हो रही है, हम सबको पता है ना। वो लोग हमारे यहाँ खौफ की वजह से लोग बोलते नहीं। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से वो जो अस्करियत पसंदी है उसने हमें बर्बाद करके रखा है। हमें उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से निपटा है हमारे साथ जिस तरह एक कॉलोनियल पावर करती थी। उसके बाद अब एक नई पौध तैयार की गई है जिसको बताया गया है कि जमहूरियत तो गाली होती है, सियासतदान तो सारे के सारे करप्ट होते हैं, जज सारे के सारे करप्ट होते हैं, सहाफी सारे के सारे लफाफे होते हैं। तो कौन ठीक होता है जी? एक रहनुमा ठीक होता है, बाकी सारे गलत होते हैं। इख्तलाफ के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। जो शख्स भी मेरे लीडर के साथ इख्तलाफ करेगा वो खुद ऑटोमेटिकली चोर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स, सोचने समझने वाला शख्स मेरे लीडर पर वो तनकीद करे। वो लाजमी तौर पर या तो उसको किसी ने पैसे दे दिए हैं, या वो गैर मुल्की एजेंट है, या उसको किसी MI5 ने या रॉ ने या फलां ने पैसे दे दिए हो। ये है बुनियादी तौर पर अक्सरियत पसंदी। इस वक्त पिछले 20-30 साल में एक कौम तैयार की गई है जिससे बुनियादी तौर पर ये जो सवाल था वो छीन के उसे जवाब दे दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में 10वीं 11वीं का लौंडा होगा, उसने सारे के सारे जवाब रटे, सब कुछ याद है उसको कायनात की तख्लीक से लेके कायनात के इख्तिताम तक के सारे मसाइल, उनकी सारी वजूहात, पाकिस्तान की बर्बादी की वजूहात, पाकिस्तान की कम तरक्की ना करने की वजूहात, पाकिस्तान में अदल ना होने की वजूहात, पाकिस्तान की गुर्बत की वजह, सब पता है उसको, सब कुछ पता है। और उसके पास वो पता नहीं है, वो समझाने भी निकला हुआ है। और हल भी होगा उसके पास। हल एक है सर, हल एक। अच्छा आतिफ भाई, ये हालांकि कामरान भाई, समाजी मामलात बहुत पेचीदा होते हैं और समाजी मामलात का हल भी बहुत पेचीदा होता है। पाकिस्तान में माहिरीन बशरियात को बैठना चाहिए, माहिरीन समाजियात को बैठना चाहिए, माहिरीन इमरानियात को बैठना चाहिए, माहिरीन नफ्सियात को बैठना चाहिए और पॉलिसीज बनना चाहिए वहां पर कि हो क्या रहा है इस माशरे के साथ। इस माशरे से आपने सवाल ही खत्म कर दिया साहब। इस माशरे में याद रखिए ना, देखिए एक माशरा होता है, उसको कहते हैं दलील का माशरा। उसमें गुफ्तगू होती है, हर शख्स, अब मैं बात कर रहा हूं, ये बात, इसमें कुछ ठीक हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। उसी तरह आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ठीक हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, गलती का एहतमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे ये एहतमाल छीन लें तो फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, मैं खुद बहुत जाहिल हो जाऊंगा। ये जाहिल में और अनपढ़ में यही फर्क है। अच्छा, जाहिल एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे यही इल्म नहीं होता कि वो गलत हो सकता है। ये जब अगर आपसे ये छीन लिया जाए ना, ये बुनियादी नुक्ता कि आप गलत हो सकते हैं,
तो उसके बाद इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। पाकिस्तान में बहुत पढ़े लिखे लोग वो जब गुफ्तगू करते हैं तो यकीन कीजिए कि आदमी सोचने समझने लग जाता है। कुछ अर्से पहले की बात है कि एक आला फौजी अफसर ने मुझे फोन किया, कहने लगे साहब कि आपके वालिद उनकी तो बहुत एहसानात हैं पाकिस्तान पर, तो क्योंकि मेरे वालिद 48 में 65 में 71 में लड़े हैं और जंगी कैदी भी रहे हैं, तो मैंने कहा आपका, लेकिन जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। मैंने कहा अच्छा साहब, मैंने कहा जी मैंने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ दानिस्ता तौर पर तो बात नहीं की, हो सकता है ना दानिस्ता बात की हो, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात की है तो बता देता, क्या ख्याल रखें, क्योंकि ये तो मुतमईन नजर नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए। कहने लगे नहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, लेकिन आप पाक फौज के खिलाफ बहुत बोलते हैं। मैंने कहा साहब देखिए, लोग डाक के खिलाफ भी बोलते हैं, वो PIA के खिलाफ भी बोलते हैं, पार्लिमान के खिलाफ भी बोलते हैं, जजों के खिलाफ भी, तो हो सकता है मैंने कोई बात की हो, लेकिन मैंने क्या कहा है पाक फौज के खिलाफ, जरा मुझे बताएंगे आप। तो कहने लगे आप हमेशा कहते रहते हैं कि जी फौज कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करे। मैंने कहा साहब अब मैं इसका क्या जवाब दूं आपको, कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर काम करना है आपने, यानी फिर आप, और ये देखिए, और मजे की बात देखिए कि कामरान भाई तालिबान से हमारी क्या लड़ाई है। भाई तालिबान कहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज कर दो, तो वो तो फजल रहमान भी कहता है, वो जमात इस्लामी भी कहती है, वो दर्जनों पार्टियां वो कहते हैं जी पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज कर लो। तालिबान से कहेंगे वो भी सियासी पार्टी बनाए, आके लड़ ले इंतखाबात, तो देख लेंगे, ताकि हम बात तो कर सकें, हम तनकीद तो कर सके आप। वो ये कहते हैं कि हम बंदूक उठाएंगे और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते और हम अपना निजाम आप पर लागू कर देंगे, ये है लड़ाई। मैंने कहा साहब कोई भी राज्य कुछ भी, मैंने कहा साहब अगर आप भी वर्दी पहन के आप कहें कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, बंदूक आपने हाथ में उठाई हो, तो बताइए कि एक आम शहरी के तौर पर मैं तालिबान में और फौजी में फर्क कैसे करूंगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के। अच्छा तो ये है साहब, ये अब ये आला अफसर, आला फौजी अफसर अगर ये बात कर रहा हो तो आप अंदाजा करेंगे क्या हालात हैं इस मुल्क के। अच्छा आतिफ भाई, ये जो अभी आपने बात की और फौज के ऊपर भी हमने बात की, आज का जो माहौल बना हुआ है फौज के ऊपर, हर दूसरा चैनल हर चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, मगर वे नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? फिर भी बात कर लेते हैं। अभी इमरान जैसे, इमरान फौज के खिलाफ बात कर रहा है एक आदमी, मगर अच्छा मेरा सवाल ये है कि चलें बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि आप तो आज से ये बातें नहीं कर रहे हैं, खुल के आप ये तनकीद करते रहे कई सालों से, तो ये इतना हौसला कहाँ से आपको आया कि क्या इसके पीछे पहली बात तो ये कामरान भाई देखिए क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? तो खुल के बात कर रहे हैं। हम तो देखिए हमारी, मैं तो फिर कह दूंगा भाई, हम तो साहब डाक से भी मोहब्बत करते हैं, वापडा से भी मोहब्बत करते हैं, फौज से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के सारे इदारों से मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल करे उसे बताया जाए कि साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन पामाल ना करें, क्योंकि अगर आप पामाल करेंगे तो आप महकमा या इदारा रहेंगे नहीं। एक बच्चा अगर बिजली के स्विच में उंगली डाल रहा हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बताएं कि बिजली के स्विच में उंगली, ये बच्चे के खिलाफ ये एंटी फौज बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, वो नवाज शरीफ की बात हो या इमरान खान की, कामरान भाई बात यह है कि फलां फौजी से मुझे एक मसला है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक नहीं है, वो सब महकमे का मसला है। आप ये क्यों नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करो भाई? आप क्यों नहीं कहते छावनियां क्या कर रही हैं हमारे शहरों में? आप क्यों नहीं कहते ये फौज का कारोबार से क्या ताल्लुक है? आप क्यों नहीं कहते प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार ये फौज का काम नहीं है, बंद करेंगे हम? ये क्यों नहीं कहते आप कहें कि पाकिस्तान के किसी इलाके में, किसी अर्बन इलाके में मैं छावनी नहीं देखना चाहता, ये सारी शहरों से बाहर जाएंगी, ये तो मसाइल ही नहीं है। हाँ, आप कहें कि पाकिस्तान की किसी जामिया में मुझे फौजी नहीं चाहिए, कहें ना आप कहें कि पाकिस्तान के कोई हमें DHS में ये फौजी नहीं चाहिए, इन फौजियों ने रहना है, वर्दी के बगैर आएंगे पाकिस्तान के इलाकों में रहेंगे, या वर्दी में आएंगे तो असलिया साथ नहीं लाएंगे, कहें आप हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, मेरा तो फलां जनरल से मसला है, बाकी फौज तो भाई मसला क्या है, वो जनरल जाएगा तो एक और आ जाएगा, उस जनरल से मसला नहीं होगा। एक कमरे में बैठ के 1 to 1 बात होनी चाहिए तो मसले हल हो जाएंगे। आसिम मुनीर से आपको मसला है तो फैज होता तो नहीं होता, तो इसका मतलब है फिर तो आप उसी, क्या आपकी लड़ाई क्या है? कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई होती तो आप कहते साहब कि इस मुल्क में हम फौज को सिविलियन मामलात में नहीं आने देंगे। आप कहते हैं कि इस मुल्क के सारे जो लापता बच्चे हैं उनको हम वापस लाएंगे, अदालतों में लाएंगे, केस होगा उन पर, किसी ने जुर्म किया है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सजा देंगे, नहीं जुर्म किया उनको घरों पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में जितनी मावराए अदालत हलाकतें हुई हैं, वो किसी महाजर की हो, किसी पंजाबी की हो, किसी पश्तून की हो, किसी बलोच की हो, उस पर रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे,
और फैसला करेंगे कि कौन सी ज्यादती हुई है किसी के साथ, ताकि उसको 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 उनको जो मुतासरा लोग हैं उनको कम से कम पैसे तो दो, उनके बच्चे मार दिए आपने, मतलब कुछ तो करो। कोई कोई लड़ाई किया आपकी सर? कोई लड़ाई नहीं है। और मेरी तो आसिम मुनीर से लड़ाई है, बाकी फौज तो ठीक है, तो साहब साहब ठीक है, तो फिर लड़ाई किया आपकी सर? क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है इन लोगों की, एक ही लोग हैं। अच्छा आप जो जो शख्स भी, कामरान भाई, बात यह है कि लड़ाई जो जो समाजी उमूर हैं वहां पर कोई लड़ाई लड़ाई नहीं होती, वहां गुफ्तगू होती है, वहां दलील होती है, वहां आपका किसी से इख्तलाफ होता है। फौज से आपका इख्तलाफ कैसा? पहले तो देख, जब भी कोई शख्स है ना मैं एंटी फौज हूं, तो क्या फौज से इख्तलाफ है आपका? भाई हमारा तो इख्तलाफ यह है ना कि फौज पाकिस्तान में सिविलियन मामलात में मुदाखलत करती है, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में फौज सियासत में मुदाखलत करती है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में फौज कारोबार करती है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में लोग हमारे लोग उठाती है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में लोग हमारा आइन पामाल करती है, ये हमारी तो लड़ाई है। आपकी साहब क्या लड़ाई है? क्या लड़ाई है? आपने कभी किसी लापता पे बात नहीं की, किसी मावरा अदालत कत्ल पे बात की? आप कौन है भाई? आप कहां से एंटी फौज हो गए? आपने टॉपल क्यों की गवर्नमेंट, इस हाँ? बात से लड़ाई है। और हाँ, मुझको बस ये है ना। हाँ, तो वापस ले आए तो आप ठीक है, फिर वही एजेंसीज होंगी, फिर वही काली विको डाले यहाँ चल रहे होंगे, लोग उठा रहे होंगे लोग। अच्छा आतिफ भाई, एक बात मैं यहाँ पे करते चलूँ। आपने जैसे बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, और आपने कहा तालिबान आ जाए, पार्टी बना ले, और उसके बाद इलेक्शन जाए, और इलेक्शन, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होनी चाहिए, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो इस मामले को रोका कैसे जाएगा कि वो ये काम ना करें? मतलब ये बात कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होना चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बात है, और इसको मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती बाकायदा कायम हो जाए, ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती कैसे ये कायम होगी? या आतिफ तौकीर जो है अपना वीलॉग के अंदर बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा? देखिए, मैंने भी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी हुई शहरी जमानतों की हिफाजत हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो एक शहरी को दूसरे शहरी के साथ जोड़ती हैं और हर शहरी को उसकी इज्जत, माल, आबरू, नौकरी, सेहत, उसकी गारंटी करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इसका बुनियादी मतलब ये होता है कि इस मुल्क में तमाम शहरी बराबर हों, उन तमाम शहरियों के लिए मौके बराबर हों, उनकी सेहत और बहबूद का जिम्मेदार हुकूमत हो और रियासत हो, और इसी तरह टैक्स जब आप लें तो वो टैक्स वहां खर्च होता हुआ नजर आए। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। लोग अपनी किस्मत के फैसले खुद करें। अभी आपने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन है, तो जाहिर है सिविल सोसाइटी और जो आप और मुझे जैसे लोग हैं, वो जब भी कोई चीज गैर जमहूरी होगी उसके खिलाफ हो जाएंगे। और फिर समझ लीजिए, दुनिया भर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको जज करने का एक आसान तरीका होता है कि वो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के कितने करीब है। राइट। क्योंकि यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वो तय करता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं एक इंसान के तौर पर, जिन्स से मावरा होकर, रंग और मजहब से मावरा होकर, कौम से मावरा होकर, उसको गारंटी करता है। और आपको देखना होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कितना दूर जा रहा है, और जहां दूर जा रहा होता है सिविल सोसाइटी का काम है कि उसको बताया कि ये काम गलत हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल यही है कि सिविल सोसाइटी बताएगी, और जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो क्या मान जाएंगे कि हाँ हम गलत कर रहे थे, अब ये बता दिया गया हमें, अब इसको सही कर लो? ये मेरा तो सवाल है। कामरान भाई, जमहूरी माशरे में तो डिबेट ही कर सकते हैं ना आप। यानी आप देखिए, जमहूरी माशरे में या इंसानी माशरे में मुख्तलिफ अफराद के मुख्तलिफ अफाद होते हैं। शायर का या लिखने वाले का एक काम है, उसी तरह आपका एक काम है, एक समाजी वर्कर का एक काम है। अब एक जो बड़ा अच्छा इंसानी माशरा होता है वो होता ही वो है जिसमें इंतहाई दाएं बाजू से लेकर इंतहाई बाएं बाजू तक सब लोग मौजूद हों, तशद्दुद ना हो लेकिन मबाहिस हों, गुफ्तगू हो। तो बतौर मैं एक फर्द के क्या कर सकता हूं? अगर वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो जरा वो मैनिपुलेशन करेंगे ही, मेरा काम क्या होगा ऐसे मौके पर? मेरा काम ये होगा ना कि मैं उस मैनिपुलेशन का लोगों को बताऊंगा। एक जमहूरी माशरे में अगर लोग फैसला कर रहे हैं तो मेरा काम ये ना कि जब वो अवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में मैं लोगों को बताऊं कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। जहां इस्तेहसाल हो रहा हो, मैं इस्तेहसाल खत्म नहीं कर सकता, ज़ाहिर मेरी जॉब नहीं है ये। एक राइटर की जॉब, एक समाजी कारकुन की जॉब, एक सहाफी की जॉब
मसाइल खत्म करना तो नहीं है हमको, निशानदेही करना है, निशानदेही करना है, निशानदेही और वो करना। निशानदेही हम करेंगे। अच्छा आतिफ भाई, एक और, आपकी चीजों को अगर फॉलो करे तो आदमी को इससे मतलब ये पूरा पूरा जो है ये रिफ्लेक्शन आता है कि आप पूरा मन रहते हुए जो है जद्दोजहद करना चाहते हो, कोई वायलेंस नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है कि इस तरह क्या इनकलाब आते हैं? आपके पास कुछ मिसालें इस तरह की मौजूद हैं कि पुरअमन तरीके से जो है वो आप अपनी बात आगे कह रहे हो, काबिज कब्जे को, जो जो काबिज है रिसोर्सेज के ऊपर तबका, उसको आप कह रहे हो कि भाई ये आप लोग गलत करते रहे हो, आपको अब सही करना है, ये करना है, सीधा रास्ता आप दिखा रहे हो, तो वो कहेंगे जी आपने बिल्कुल सही कहा, अब हम चीजों को सही कर देते हैं। तो ये इस तरह पुरअमन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कहीं पे? कोई मिसालें हैं आपके पास? देखिए कमाल भाई, पुरअमन जो है ना, मैं जब भी कहता हूं पुरअमन, उसका उसका हमेशा इनकलाब में और पुरअमन तहरीक में सिर्फ एक बुनियादी फर्क है, और वो ये है कि जो पुरअमन तहरीकें होती हैं उनके असरात तवील मुद्दती होते हैं। जब भी कोई इनकलाब आता है वो बहुत अरसे तक कायम नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि उसमें एक ग्रुप, एक खास ग्रुप में वो तब्दीली आती है, और वो तब्दीली नीचे तक वैसे ट्रांसलेट नहीं होती, ना नजरियाती तौर पर ना अमली तौर पर। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में, ये यूरोप, आपकी मिसाल यूरोप के सामने है ना, यानी यूरोप में जो जो मजमूई रेनेसांस के बाद एक तवील तहरीक है जो पूरी की पूरी माशरे की ट्रांसफॉर्मेशन में है। इस वक्त आप यहां पर जो सेंटर राइट है और सेंटर लेफ्ट है उसके दरमियान जब मोबाइल देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि इनके मसाइल अब ये रह गए। यानी अब इस दफा, पिछली दफा जो इंतखाबात थे यहाँ जर्मनी में, वो सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट में गुफ्तगू ये थी कि जो किंडरगार्टन है उसमें फी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी ये इस माइक्रो लेवल पे है। तो बुनियादी तौर पर मामला ये है कि आप, इसलिए पुरअमन जब मैं कहता हूं तो पुरअमन का मतलब अभी इस वक्त जाके बैठ जाना, सर ये जो कोर कमांडर के घर के आप तोड़ने की बजाय आप उसके घर के बाहर बैठ जाए, बोले अब आप यहां से बाहर तब निकलेंगे जब आप ये अब अहद करके निकलेंगे कि आइंदा हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दाखिल नहीं देंगे, जाए ना वहां पर खड़े हो जाएं, पुरअमन रहें। पुरअमन की वजह देखिए, अभी आपके सामने पीटीएम की मिसाल, पश्तून तहफ़्फ़ुज़, कुछ नहीं तोड़ा उन्होंने, उनके ऊपर ज्यादती हुई तब भी उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा। कोई इंपैक्ट देखें उनका कि इस वक्त जो केपीके का इलाका है वहां पर आज से 3 साल पहले उसकी फॉलोइंग को कुछ और थी, अब उसकी फॉलोइंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी, कई कई गुना बढ़ चुकी। तो मेरी राय में आपने अली वजीर को 1.5 साल 2 साल आपने उसको जेल में रखा, लेकिन वो उसने तो कोई तोड़ने की बात नहीं तोड़, वो फिर खड़ा है अपने वो उसको जो जिस जुमले पर आपने उसको अंदर भेजा था उसने वापस आके फिर वही जुमला कहा है। वो पुरअमन अंदाज से, वो यही वो ताकत है जो शायद खौफनाक हद तक इस असरात पैदा करती है। अगर आप तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, होता यह है कि जब आप तशद्दुद करते हैं तो आप तशद्दुद का जवाब भी दे देते हैं। यानी अगर आप बंदूक चलाएंगे तो आप ये इख्तियार भी दे देंगे कि आपके खिलाफ भी बंदूक चले। आपके सामने बेशुमार मिसालें जहां पर भी जो तहरीक है उसमें असलहा आया है। माजी में 20वीं सदी में हमने देखा कि उससे चीजें तब्दील हुई थी, लेकिन 21वीं सदी में 9/11 के बाद की दुनिया मुख्तलिफ है। वजह यह है कि जैसे ही आप मुसल्लह तहरीक शुरू करते हैं सिविल सोसाइटी पीछे हट जाती है, उसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पीछे हट जाती हैं, आप तन्हा हो जाते हैं। और ऐसे में आपकी तरफ से गोली चलती है, सामने आपकी एक जाबिर ताकत होती है जो आप पर गोलियों की बौछार कर देती है, आप मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा हम किसी भी तहरीक के लिए जरूरी होता है मुनज़्ज़म हो, मुत्तहिद हो और पुरअमन हो। उसकी वजह से आपके पीछे एक जो चेन बनती है सिंपैथी की, कम से कम वो मजबूत होती है और आपका नुक्ता नजर बाहर जा सकता है। अगर आप बंदूक उठाएंगे आपका नुक्ता नजर लोग लेना बंद कर देंगे और कहेंगे जी अब ये रियासत का दाखिली मामला है। तो ये है गड़बड़ जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर को होता है। अच्छा, मगर कोई मिसाल मौजूद है इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन की? पीटीएम की मिसाल भी मैंने रखी है आपके सामने, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैंने यूरोप की मिसाल भी आपके सामने रखी है, यूरोप में जर्मनी की मिसाल भी आपके सामने रखी है। जर्मनी में टूट फूट के बाद जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो पुरअमन है। मगर इनकलाब कहाँ? आप इनकलाब किस मुल्क में आप कह रहे हैं कि इनकलाब आ गया है? यूरोपीय यूनियन एक इनकलाब है, आपके सामने है। यूरोपीय यूनियन एक इनकलाब है। 27 मुल्क हैं साहब, वो जुड़े हुए हैं बगैर किसी लड़ाई के। इनके दरमियान इतनी लड़ाई हुई है ना, मैं यही में लड़ते रहते। पुरअमन तरीका यही है, जो पुरअमन अंदाज है। ये देखिए इनकलाब का इससे बड़ा क्या होगा कि वो ताकतें जो हमेशा लड़ती रहती थी वो पिछले 70 साल से एक साथ बैठ के
आप यहां से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मुल्क तब्दील हो गया। ये पुरअमन इनकलाबी तो है। बिल्कुल, ये बात ये तो है, आप, मेरे ख्याल में बड़ी मिसालें हैं, बड़ी अगर, मिसालें हैं आपके सामने। और माइक्रो लेकिन दूसरी लेवल के तरफ मैं ऊपर एक मुल्क के अंदर, एक मुल्क के अंदर भी आपके सामने ये देखिए, जर्मनी में भी, सिर्फ जर्मनी की बात देखिए, जर्मनी में भी जंग के बाद जो 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 कॉन्स्टिट्यूशनल नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको जर्मन प्रफासुम कहते हैं, उसके बाद पुरअमन ही रहा ना मामला। यानी पुरअमन जद्दोजहद हुई ना यहां तक। जो यहां पर जितनी जो फॉरेन ताकतें थीं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और उधर सोवियत यूनियन की, इन चारों ताकतों के पास जर्मनी था। पुरअमन अंदाज से जर्मनी ने अपनी अपनी आजादी वापस ली है ना। और तो वहां पे मेरी राय में जर्मनी के लोगों के मसाइल हल हुए हुए हैं इस इनकलाब के बाद। देखिए, जर्मनी इस वक्त यूरोप में सबसे ज्यादा जो सैलरी है या जो रिच लोग हैं वो जर्मनी के हैं। जर्मनी में सोशलिस्ट एक तरह का निजाम है, जहां पर पेंशन हो कि बच्चों की बहबूद हो। जर्मनी शायद दुनिया का उन वायद, या तो वायद है या दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां आला तालीम तक तमाम तालीम मुफ्त है, बच्चे की पैदाइश से लेके और उसकी मुकम्मल तालीम तक मुफ्त। तो और आखिर तक पेंशन और आपका जो पूरा निजाम है। उसी तरह हेल्थ का यहाँ पर मुफ्त, हर शख्स की मुफ्त हेल्थ है। तो मेरे ख्याल में यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं पुरअमन अंदाज से। अच्छा, अब आतिफ भाई, थोड़ा सा लेफ्ट की सूरत हाल की बात करें। जो पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट की हालत है, एक अरूज भी देखा, और अब जो है, अब जो हालत है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कोई आपको उम्मीद नजर आती है कि आगे चल के बाय द टाइम, देखिए, हम लेफ्ट कोई, को, कामरान भाई, लेफ्ट की बैठकों को, लेफ्ट को ड्राइंग रूम से बाहर निकलना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी ऐसे 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 ममालिक हैं जहां पर आपको पुरअमन तब्दीली नजर आती है। मैंने आपके नजर किया कि जर्मनी में फॉर एग्जांपल जो ईस्ट जर्मनी है, वो अलग मुल्क था और वेस्ट जर्मनी अलग मुल्क था 1989 में। और कोई भी जो पुरअमन लोग हैं वो सड़कों पर निकले और उन्होंने मकामी हुकूमत खत्म कर दी, और वो मगरबी जर्मनी और मशरकी जर्मनी का इत्तेहाद हो गया। लोगों ने पुरअमन अंदाज से वो दीवार गिरा दी, वो दीवार गिरी थी, बिल्कुल दीवार गिरा। तो उसी तरह पुर्तगाल का भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक हैं वहां पर। हमारे सामने पिछली सदी में भी 1919 का इनकलाब हो गया। बेशुमार ममालिक में हमने देखा, जैसे 1919 का जो कोरिया वाला इनकलाब था, जहां पर जो जापान के साथ वो जो ट्रीटी खत्म की थी, लोगों ने पुरअमन अंदाज से खत्म की। तो ऐसा बेशुमार आपके उसमें वाक़े हैं। खासतौर मैंने आपको अर्ज किया, जो यूरोपीय यूनियन आपके सामने मिसाल है, जिसमें कोई दूसरी आदमी जंग के बाद आपने देखा है कि पुरअमन अंदाज से जो ममालिक हैं वो उन्होंने अपने मामला खत्म किए। आप होपफुल हैं लेफ्ट से, पाकिस्तान के लेफ्ट से? देखिए, लेफ्ट में मैं फिर बाहर निकलना होगा ड्राइंग रूम से। ड्राइंग रूम से अगर आप बाहर निकलेंगे और आप आम लोगों, देखिए पाकिस्तान में एक खास तरीके से जो मजहबी बयानिया है वो बनाया गया है। सही। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हमारा लेफ्ट है वो अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा है। उसकी दूसरी वजह, तरफ जो मौलवी, मैं बताता हूं उसकी वजह ये कि मौलवी का कांटेक्ट बहुत करीब रहा है आम लोगों के साथ। सही, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि जो 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 लेफ्ट है वो समझता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी लोगों को तो समझ है नहीं कोई, तो हम क्या, वो तो आप देखोगे कि जो वो लेफ्ट की बैठक होगी उसमें सब लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, लेकिन उसमें आम आदमी की बात तो कर रहे होंगे, लेकिन आम आदमी मौजूद नहीं हो। और मजे की बात है कि वो आम आदमी की सतह की बात भी नहीं कर रहे होंगे। तो जो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले ये कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। जिस तरह गली मोहल्लों में मौलवी वो जो है वो रियासती बयानियां भेजता के बात करता है। हाँ, वो तब जो तबलीगी है वो घर घर जाके वो लोगों को कह रहा था कि मस्जिद चले जाएं। तो आप घर घर जाके लोगों को क्यों नहीं कह सकते कि ये हमारा नजरिया है और इस पर कम से कम बहस करें। मतलब तो कमजोरी हम में ही है कि हम मैसेज को, देखिए रियासती कुछ बनाई भी नहीं है ना, रियासत भी, क्योंकि रियासती बयानियां, रियासती रिसोर्सेज वो मजहबी बयानिया के साथ हैं। तो इसलिए जाहिर है वो दूसरा जो कोई भी नजरिया होगा, आप लिबरल देखें तो वो भी आपको पाकिस्तान में दबाव का शिकार नजर आएंगे। जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो भी दबाव का शिकार नजर आएंगे। तो क्योंकि रियासत ने ही वो रास्ता चुना है, तो इसलिए मौलवी को तो शय मिली। मौलवी तो बेचारा बेकसूर है, वैसे भी मुझे लगता है मौलवी का कसूर है। मौलवी तो कमजोर है, जहां ताकत उसको कहती है वो उसके पीछे चल पड़ता है। मौलवी का अपना कोई ज्यादा होता नहीं इन्फ्लुएंस। मगर आतिफ भाई, जो लेफ्ट अपने मिशन, मतलब अपनी जिंदगी उसने पूरी, जो भी लोग हैं, कम है ज्यादा हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी दे दी है इस काम के लिए, तो उनके लिए आप
मतलब उनको आप मायूस तो नहीं कर रहे, मतलब उनके लिए होपफुल है ना? देखिए देखिए देखिए, स्ट्रगल जो ना, स्ट्रगल वो मंजिल से आजाद होती है कमरान भाई। इससे देखिए, याद रखिए, सच बोलना आसान नहीं हो सकता। सच बोलना आसान हो जाए तो उस सच के सच होने पर शक करना चाहिए, ये याद रखिए। ये सादा सी बात है। बात यह है कि जो मुश्किल काम है ना, वो होता ही इसलिए है कि वही रास्ता है, मजा उसी में है। ये अहम नहीं है कि आप दुनिया तब्दील करें, अहम यह है कि आप अपने हिस्से का काम कर जाएं। आतिफ भाई, हमने सारी बातें जो है मुख्तलिफ बातों के ऊपर बात की, मगर एक बात रह गई है, चलें वो मैं बाद में करूंगा। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप सम अप भी कर दें, या हम अपना पॉलिटिकल सेशन जो है सम अप कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने हिसाब से इसको समेटें जरा। मैं तमाम सिर्फ ये बात। कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक भरपूर, मुनज्जम, मुतहिद और पुरअमन जद्दोजहद की जरूरत है, जिसमें इस वक्त जो तबकाती हमारी खलीज है, जो हमारे यहाँ इंतहाई अमीर और गुर्बत की पाताल में गिरे हुए लोग हैं, उनके दरमियान जो फर्क है, इसको कम से कम किया जाए। साथ ही जो रियासत है वो अपने वसाइल का इस्तेमाल आम लोगों और खासतौर पर जो कमजोर तबका है उस पर करे। जो मेजोरिटेरियनिज्म की अप्रोच है उसकी बजाय पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, पाकिस्तान में जो कमजोर तबके हैं, उनको उन पर मेहनत की जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए। वो हमारे बाबा नजमी का एक शेर है कामरान भाई कि मेरे विच कमी है केड़ी मैनू आखो कमी, मेरे नाल खला के वेखो राजे चीमे चट्ठे, लिस्से नू वख बन्नण नालू डाडे दे सिंह बन्नो, जेड़ा सांझी खुरली विचों खान नहीं दिंदा पट्ठे। तो हमें वो मेरे ख्याल में अब जो सख्त लोग हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा हाथ सख्त रखना होगा, और ताकि जो गरीब लोग हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही मजबूत, एक गहरी मुहिम, एक गहरी जद्दोजहद की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया भी शामिल हो, जिसमें आम लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाए, उन लोगों के साथ बैठा जाए, उनके मसाइल सुने जाएं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दानिश्वर हैं, उनको लोगों के मसाइल पता ही नहीं, वो मसाइल पता हो लोगों को। हमारे यहाँ जब जमहूरियत की बात होती है तो कहा जाता है जी जो मगरबी जमहूरियत है वो डच वजीर आजम साइकिल पे जाता है तो हम भी ऐसा कर लेंगे। तो ये वो ऐसा नहीं है, उसको वो जमहूरियत को अडॉप्ट करना होगा अपनी अपनी लोकल जमीन के एतबार से। तो मेरे ख्याल में बड़ी एक लंबी जद्दोजहद की जरूरत है और वो कर, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि लोगों में ये शऊर आए, वो उन्हें मालूम हो कि जो उन्हें मालूम है वो मालूम नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो उन्हें मालूम नहीं है वो मालूम होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक लंबी जद्दोजहद है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। खास तौर पर मैं आपको बताऊं, लेफ्ट के बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर भी, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसी तरह से ही कारवां आगे बढ़ता है, हम अपनी पर काम करेंगे। ये लेफ्ट को भी मुत्तहिद होना चाहिए, किसी कॉमन पॉइंट्स के ऊपर आना चाहिए। मतलब आइडियोलॉजिकल डिबेट के अंदर आप अलग अलग हैं, मगर जो ग्राउंड रूट रियलिटी के ऊपर जो मसाइल हैं उनके ऊपर आपको जो है इत्तेहाद बनाना चाहिए। देखिए बात यह कि ताकतवर की ताकत उस वक्त तक है जब तक आप मुनक़सिम हैं। याद रखिए कि ताकत, आप भी अगर ताकतवर होंगे और आप चाहेंगे ना कि आपकी बादशाहत कायम रहे, तो इसके अलावा आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा कि आप लोगों को तकसीम करना शुरू कर दें अपने नीचे। बात यह कि ताकतवर इसी तरह ताकत कायम रखते हैं, इसलिए जो महकूम तबके हैं, कमजोर तबके हैं, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता कि वो आपस में जुड़ जाए। मुतहिद जद्दोजहद के अलावा कोई जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती ताकतवर के खिलाफ। चलें, जरूर हम इस सेशन को, या जो हमारी सियासी गुफ्तगू वाला सेशन था, इसको आपकी इस बात के ऊपर रैप अप करते हैं और अब थोड़ा सा लाइटर साइड के ऊपर हम आते हैं। अल्टीमेटली आपके पोइट्री के ऊपर जाएंगे। एक बात रह गई थी, वो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे उसके ऊपर भी कमेंट्स ले लूं। कुछ अरसे पहले एक फेसबुक पे एक पोस्ट नजर से गुजरी और आपके दोस्तों ने तो उसके ऊपर खूब रद्द अमल दिया, आपने भी रद्द अमल दिया था उसके ऊपर, छोटा सा, मगर मैंने कहा ये रिकॉर्ड भी हो जाए। फरहत अब्बास शाह के कमेंट्स जॉन साहब के ऊपर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में जो शायर भी अपने दौर के और बाद के दौर के शायरों को इस हद तक मुतासिर कर दे कि 20 साल बाद भी वो मौजूए गुफ्तगू हो,
तो वो छोटा शायर तो नहीं हो सकता। वाह। मेरे ख्याल में मैंने पहले ही कहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गुफ्तगू है क्या, कौन गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त एक आम बच्चा, एक आम दानिश्वर, एक आम फलसफी, एक आम गली में बैठने वाला, वो तमाम लोग जॉन की शायरी का लुत्फ ले रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा शायर इसी को कहते हैं, जो हर तबके, हर सोचने वाले, हर सतह के इंसान उसके इजहारी उसके पास हो। जॉन के पास ऐसे इजहारी और जॉन को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, वो क्योंकि जॉन के सर्टिफिकेट ये है कि 20 साल बाद आप आज भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जॉन इलिया कौन, जॉन इलिया कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जॉन इलिया कोई नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं ना कि जॉन इलिया कोई नहीं है, तो आप इसके इस जुमले के अंदर ही मौजूद है कि जॉन इलिया कोई रद है बात की रद है। अच्छा, एक और आपकी शख्सियत के बारे में मैं एक पहलू यहाँ पे उजागर करता जॉन का एक शेर है जो सुनने के, हमने खुदा का रद लिखा नफी बनफी ला बला, हमने खुदा का रद लिखा नफी बनफी ला बला, हम ही खुदा गजीदगा तुम पर गरां गुजर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, आतिफ भाई आपकी शायरी की तरफ आते हैं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी का एक और खासा है, आपकी शख्सियत का एक और खासा है कि जो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वह वो रोज बरोज आपकी इश्क में गिरफ्तार ही होता जाता है। हर वीलॉग के बाद, आपकी हर शायरी के बाद और हर आपकी ट्वीट के बाद, और जो आप दूसरी तरफ है जो आपको रद्द करता है, उसकी भी वही एक्सट्रीम है। दो एक्सट्रीम मिलती हैं आपके चाहने वालों की। और जॉन साहब के फैन क्लब की बात हुई, आपका भी माशाल्लाह कहीं पे भी रुक नहीं रहा है फैन क्लब, आपके भी फैन हर जगह मौजूद हैं। आतिफ भाई, मैं तो बहुत हकीर आदमी हूं, लेकिन आम बात लेकिन यही है कामरान भाई कि जो आपसे मुझे एक अच्छी बात मैं आपको सिर्फ बता दूं। ट्विटर पर और इधर उधर लोग इख्तलाफ करते तो बहुत सारे लोग ना दुरुस्त गुफ्तगू करते भी आपको नजर आएंगे, लेकिन अवामी मकामात पर मैं सच बताऊं आपको, मेरे बेशुमार मुखालिफिन भी जो बैठते हैं और गुफ्तगू सुनते हैं, इख्तलाफ के बावजूद वो तकरीम का दामन मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने अपने हाथ से छोड़ा। और ये मेरे ख्याल में ये एक मैं सच्ची बताऊं कि ये बहुत ही जरूरी है, ये लोग जो आपसे इख्तलाफ करते हैं। अगर ये इख्तलाफ करने वाले लोग मौजूद ना हो तो यकीन कीजिए कि आप भी उसी रास्ते पर निकल पड़े जो नादुरुस्त रास्ता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये लोग होने चाहिए जो आपको बताएं कि आप ठीक नहीं। आपने भी कभी ये तकरीम का दामन जो है अपने हाथ से नहीं छोड़ा है अगले के ऊपर तनकीद करते हुए, ये बात तो है। हाँ, ये तो क्योंकि जाती तकरीब, देखिए जाती इख्तलाफ नहीं है ना, बिल्कुल जाती आप देखा होगा कि हमारे यहाँ वो जो थिन लाइन है वो क्रॉस कर लेते हैं, जाती बात करते हैं। जाती तौर पर तो हम सब बहुत कमजोर हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे अंदर अच्छी होंगी, बहुत सारी चीजें बुरी होंगी। अब इस सतह पर आके अगर आप चुनना चाहेंगे तो मसाइल हो जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि लोगों नीयत किसी की क्या है, ये हमारा मामला ही नहीं है, ये समाज का मामला नहीं है। हम आपके अफाल पर बात कर सकते हैं, आपके अफकार पर बात कर सकते हैं, आपकी गुफ्तगू पर बात कर सकते हैं, और वो उस पर हमें बात करते हुए ख्याल ये रखना चाहिए कि उसमें भी आपकी जात निशाना ना हो, गुफ्तगू या अफाल ही निशाना हो। तो मेरे ख्याल में मैं उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर रहता हूँ। और आतिफ भाई, आपसे मोहब्बत करने वाले मैं बजाते खुद जानता हूँ, हाजिर सर्विस पुलिस और फौज में भी लोग मौजूद हैं। ये इस बात का भी इल्म है आपको? दुरुस्त बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं सर, और बताते हैं कि जी आप बात आपकी ठीक कर रहे हैं। और अब तो देखें ना, जो आप ये देखिए कि 2015-2016 में जो हम बात कर रहे थे, वो हर बार अब लोग बात कर रहे हैं ना, वो यानी यही तो बात कर रहे थे हम। अब वो सियासी कोई कुव्वत होती, कोई सियासी रहनुमा होता तो वो जाहिर है उसको कैश कर सकता था, कैश कर भी रहे हैं किसी न किसी हद तक। लेकिन जो असल मकसद था कि हम एक जमहूरी माशरा बने, एक आम फर्द को ताकत मिले, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी आए, वोट को ताकत मिले, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें उनको उनके दस्तूरी दायरे के अंदर वापस लेके जाएं, ये हमारी कोशिश थी। अब वो लोग जो आज से 1.5 साल पहले, आज से 13 महीने पहले, सच्ची बात यह है कि जो हमें गद्दार कह रहे थे वो कह रहे बात तो ठीक ही कर रहे थे आप यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक और मेरा दिल चाह रहा है आपसे आपकी बातें करने का। एक और जो चीज आपकी शख्सियत के अंदर बहुत नुमाया है और अगले को जो है सुकून मिलता है, वो ये कि फैज और जालिब के बाद जो मज़ाहमती शायरी थी
वो एक कला नजर आता था, वो भी आपने पुर किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा था, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही थी और आपने वो कला पुर किया? कमल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे लगता कि मैंने इससे पहले भी इस पे बात की है। अच्छा। मैं एक, आपको मेरे वीलॉग हो या मेरी गुफ्तगू हो या शायरी हो, मैं हरगिज मज़ाहमत का आदमी नहीं हूं। मैं सच बता रहा हूं, अच्छा मैं एक फिर। शायर हूं। ठीक। मैं शायर हूं। मेरा काम यह है कि मैं जैसा महसूस करूं मैं वैसा लिखूं। फर्क सिर्फ ये है कि मैं एक बेपरवाह आदमी हूं। वो जो बेपरवाह शख्स होता है ना, वो जो लिखता है, जो सोचता है, वो लिख रहा होता है और आपको लग रहा होता है ये तो मजामत है। इस वक्त तो हम पिंडी में बैठे हुए थे, चांदनी चौक पर एक प्रोग्राम था मार्च में, गालिबन 8 या 9 मार्च को, और वहां यही गुफ्तगू हो रही थी। तो हमारे साथ एक हमारे बाएं बाजू के से ताल्लुक रखने वाले शोएब कयानी हमारे दोस्त हैं। वो कहने लगे, आतिफ भाई इस वक्त तो मामला ये है कि आप अपनी बीवी का हाथ पकड़ें तो लोगों को इस पर भी एतराज है। इस वक्त तो मोहब्बत की बात करना भी मजामत है सर, इस दौर में तो। वाह, ये तो, बात भी तो सही। बात यह है कि मजामत आपको लग रहा है, मैं एक शायर हूं। मैं जैसा देखूंगा, जहां ज्यादती देखूंगा, मैं बेपरवाह आदमी में लिख दूंगा। आपको ये लगेगा अरे आतिफ भाई अदब बराए जिंदगी हो गया ना, कि जो जिंदगी में आप देख रहे हैं वो ऐसे आप लिख रहे ऐसे हैं। तो वही ऐसे मज़ाहमती हो रही है आज। उस अगर मज़ाहमत की ऐसे ही जरूरत है तो आपकी शायरी ऑटोमेटिकली मज़ाहमती हो रही है। जरूरत ना भी होती तब भी मैं अगर किसी मोहब्बती दौर में भी होता तो मैं अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लेता जो रद्द का रास्ता होता। अच्छा, और एक और चीज भी मैंने देखी आपकी शायरी में, जिस तरह फैज ने पहले जुल्फ की बात की और इश्क की बात की और उसके बाद जो चेंज आया, बल्कि आपने एक अपनी गजल जो है वो फैज साहब के नाम भी की है, नजर भी की है। तो जी, ये चीज भी देखी आपकी शायरी के अंदर। जाहिर है आप जब पढ़ते हैं कामन भाई, तो वो तमाम चीजें आपके अंदर आती चली जाती हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो तो बस वो जो जो आप पढ़ते हैं वही चीजें आपके अंदर आती हैं। और मेरे ख्याल में जो फैज हो या जालिब या दीगर शोरा, और इससे भी बल्कि पहले जो क्लासिक की अदब है, वो भी सब नून मिन राशिद से भी पहले जो जो हमारा बुनियादी जौक हो, कि शेफ्ता हो, कि मीर हो, वो सब भी ज़ाहिर है हमने हमने वहीं से पढ़ा है और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा। ये जो आपके शेर का एक मिसरा है, ऐसे माहौल में क्या खाक मोहब्बत होगी, ये भी आपसे जरूर सुनेंगे। और भूख गद्दार है सुने बगैर ये महफिल खत्म नहीं होगी, और बाकी जो आप सुनाना चाहें वो आप सुना सकते हैं। आतिफ भाई, शमए महफिल आप ही के सामने थी और अब तो पूरी आपके पास गई। तो मैं जल्दी जल्दी मैं कुछ, क्योंकि अब बहुत ताखिर होगी, मैं मुझे जाना भी है, लेकिन बिल्कुल। मैं कुछ चीजें आपकी कर देता हूँ। पहले वो जो शिकायत नज़्म है उसका मैं छोटा सा टुकड़ा आपकी नजर कर देता हूँ बिल्कुल। कि अब मेरे ख्वाब से शर्मिंदा हैं। मैं वहां हूं कि जहां सिर्फ बगावत होगी। इस वाह ताफुन में तनफ्फुस की दुआ रहने दो। ऐसे माहौल में क्या खाक मोहब्बत होगी। वाह वाह वाह। ऐसे माहौल में क्या खाक मोहब्बत होगी। वो जो आपने कहा भूख गद्दार है, वो आपकी नजर कर देता हूं। बल्कि उससे पहले मैं एक चंद शेर हाँ कि बिल्कुल। पिंदारे शबे गम का दरबार सलामत है। वो जो आप कह रहे थे ना कि बाएं बाजू के लोग उम्मीद, तो पिंदारे शबे गम का दरबार सलामत है, पर शम्मे फरोजा का इनकार सलामत है। वाह वाह। पिंदारे शबे गम का दरबार सलामत है, पर शम्मे फरोजा का इनकार सलामत है। आईने जुबां बंदी जिंदा पे नहीं लागू, वाह, जंजीर सलामत है, झनकार सलामत है। सलामत है। वाह तुम पावा शिकस्ता भी अफराज सरी देखो। वाह। तुम पावा वाह, शिकस्ता भी अफराज सरी सही देखो। देखो। दस्तूर सलामत है, दस्तार सलामत है। वाह अब जो भी नहीं बाकी बेवजह नहीं बाकी। अब वाह जो भी सलामत है बेकार सलामत है। नशा नहीं पैमाना, आंखें नहीं दिल देखो। वाह नशा नहीं पैमाना, आंखें नहीं दिल देखो। मिकदार सलामत है, मयार सलामत है। वाह वाह। भूख गद्दार है, सर सुन लीजिए उसको फिर इजाजत। भूख गद्दार है, भूख में पेट पर हाथ रखना गुनाह। वाह प्यास गद्दार है, प्यास में आसमानों को तकना गुनाह। वाह लफ्ज गद्दार हैं, सच में लिपटे हुए जुस्तजू के नए रास्ते खोलते लफ्ज गद्दार हैं। वाह सच भी गद्दार है, फहमो इदराक देता हुआ सच किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस है। वाह ख्वाब गद्दार हैं,
जिंदगी को नई करवटें बख्शने वाले सारे तसव्वुर, नई जुस्तजू के करीने, नए रास्ते पर उठाए गए सब कदम, सब सवालात रद्दार हैं। वाह। वक्त गद्दार है, वक्त गद्दार है, वक्त का साजो आहंग भी और नई लय पे उगती सदाएं भी गद्दार हैं। वाह। भूख के राज पर, भूख के राज पर, खौफ के आज पर, गम वाह। की आवाज पर नाचने वाले सारे मदारी मुहिब्बे वतन। भूख के राज पर, खौफ के आज पर, गम की आवाज पर नाचने वाले सारे मदारी मुहिब्बे वतन। देश में बसने वाला हर एक सच पसंद, जुल्म वहशत से दूरी पे हर कार बंद, सांस लेने का हक मांगने वाला हर नौजवान, जिंदगी की रमक खोजने वाला हर खानदान। वाह। सारे गद्दार, सारे गद्दार हैं, सारे जासूस हैं। हाकिमों सिपहे सालारो अशराफिया के इशारों पे ना नाचने वाले कुफ्फार हैं। हाकिमों सिपहे सालारो अशराफिया के इशारों पे ना नाचने वाले कुफ्फार हैं। नाकिदीन साजिशी सोचने वाले गुस्ताख हैं, और वो सारे कलमकार एजेंट हैं जो नगूं सर नहीं, वो जिन्हें फितरते सब्ज ने जान फशानी से लोगों के चेहरों पे उगती थकन, वहशतें, तीरगी, दौरे पुरशोर की सच्ची तारीख में टांक देने की गुस्ताखियों का जरीदा किया। आयते मुफलिसी से कोई सरकशी, गुंबदे तशनगी पर शिकायत कोई, मजहबे तीरा बख्ती की तौहीन है। आयते मुफलिसी से कोई सरकशी, गुंबदे तशनगी पर शिकायत कोई, मजहबे तीरा बख्ती की तौहीन है। अपनी धरती के गल्ले से अपने लिए कोई हिस्सा तलब करना इल्हाद है। अपनी धरती के गल्ले से, अपनी धरती के गल्ले से अपने लिए कोई हिस्सा तलब करना इल्हाद है। और वैसे भी गंदुम तो शैतानियत ही की जाती। वाह। भूख गद्दार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ।